अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, लर्नर्स। मेरे जो लास्ट 2 लेक्चर्स थे वो माइटोकॉन्ड्रिया पे थे, जिसमें मैंने पहले लेक्चर में माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर के मुतालिक बोला और उसकी हिस्ट्री के मुतालिक बोला कि किस किस ने कब कब क्या क्या बोला माइटोकॉन्ड्रिया के रिलेटेड, किसने माइटोकॉन्ड्रिया को दरियाफ्त किया, किसने माइटोकॉन्ड्रिया को बायोब्लास्ट का नाम दिया, या किस किस ने माइटोकॉन्ड्रिया के अगेंस्ट कोई भी बात की, के रिलेटेड कोई भी बात की। उसके बाद मैंने माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर के मतलब बोला कि इसके पास 2 मेम्ब्रेन है, इसकी एक्सटर्नल मेम्ब्रेन भी है, आउटर मेम्ब्रेन है, जिसे इसकी इनर मेम्ब्रेन जो है, आउटर मेम्ब्रेन जो है वो इसकी हमवार होती है, स्मूथ होती है। जो इनर मेम्ब्रेन है वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस रखती है। उन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को पोरिस्टी कहा जाता है। उन पे छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जिन्हें F1 पार्टिकल्स कहा जाता है। F1 पार्टिकल्स में कौन कौन से एंजाइम्स मौजूद होते हैं। फिर मैंने ये कहा था कि आउटर चैम्बर होता है जो कि दोनों मेम्ब्रेन के दरमियान पाया जाता है, जिसे साइटोसोल कहते हैं, जिसे साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं। और वो जो इनर मेम्ब्रेन के अंदर पाया जाता है उसे माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स या एम फेज के नाम से जानते हैं। बहरहाल मैंने माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर पहले लेक्चर में बोला और दूसरे लेक्चर में मैंने इसकी केमिकल कंपोजिशन के मुतालिक बोला, और मैंने ये भी बोला कि इसमें प्रोटीन्स की तादाद कितनी होती है, किस रेशो में पाए जाते हैं, लिपिड्स की रेशो किस जो है वो क्या होती है इसमें, और हम माइटोकॉन्ड्रिया को आइसोलेट किस तरह कर सकते हैं, हमने इनके मुतालिक बात की। तो 2 लेक्चर मैंने जैसे कि आपको कहा था कि मैं माइटोकॉन्ड्रिया पे कम से कम 3 लेक्चर जरूर दूंगा। तो आज का जो लेक्चर है मेरा, उसमें मैं माइटोकॉन्ड्रिया के बायोजेनेसिस के मुतालिक बोलूंगा कि माइटोकॉन्ड्रिया कैसे बनता है। और माइटोकॉन्ड्रिया पे एक बहुत ही डिबेटेबल क्वेश्चन होता है जिसमें हम बोलते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया ऑर्गेनेली है या फिर एक ऑर्गेनिज्म, और ऑर्गेनिज्म में एक प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है या फिर एक ऑर्गेनेली है। तो एक डिबेटेबल क्वेश्चन होता है, इस पे राइज होता है, और उस पे लोग जो है वो काफी ज्यादा साइंटिस्ट ने भी इसके क्रिटिसिज्म भी किया है, इसके रेलेवेंट भी बात की है, इसके हक में भी बोला है, इसके अगेंस्ट भी बात की है। तो आज हमारा टॉपिक जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया ही है, लेकिन उसका तीसरा पार्ट जो है बायोजेनेसिस और उसकी एंडोसिम्बायोन थ्योरी के मुतालिक हमने बात करनी है। तो इससे पहले कि मैं अपना लेक्चर स्टार्ट करूं, तो आप लोग जो दोस्त जिन लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को प्रेस करें, और इसके साथ मेरा लेक्चर जो है उसके साथ लिखा हुआ लाइक को जरूर प्रेस करें ताकि मेरी वीडियो लाइक में शुमार हो। तो चलते हैं हम अपने नए टॉपिक की तरफ, माइटोकॉन्ड्रिया का तीसरा पार्ट। तो जाफर्स बायोलॉजी मेरा चैनल आज ये माइटोकॉन्ड्रिया के तीसरे टॉपिक पे बात करने जा रहा है। कौन सा है? बायोजेनेसिस है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो किस तरह पैदा होते हैं। अब माइटोकॉन्ड्रिया आगे बनते किस तरह हैं, तो ये एक पहले थ्योरी दी गई, एक नजरिया पेश किया गया। कौन सा था? जिसमें डिनोवो, ये डिनोवो जो है ये नजरिया पेश किया गया और डिनोवो ओरिजिन कहा गया। अब इसमें क्या था, लोगों ने ये कहा कि साइंटिस्ट ने कहा कि भाई ये माइटोकॉन्ड्रिया है ना, क्या है माइटोकॉन्ड्रिया, ये सिंपल बिल्डिंग ब्लॉक से मिलकर बना है। ये क्या है? बिल्डिंग ब्लॉक से मिलकर बना है कि वो उन कुछ ऐसे यूनिट से मिलकर बना है जो यूनिट्स मिलते हैं, मिलने के बाद एक माइटोकॉन्ड्रिया तश्कील देते हैं। जिस तरह हम बात करते हैं कि एक लार्जर मॉलिक्यूल है, एक मैक्रो मॉलिक्यूल है जो कि बनता है, एक कंपाउंड है जो बनता है, वो छोटे छोटे यूनिट से मिलकर बनता है। ये जैसे हम एग्जांपल देते हैं कि हम प्रोटीन्स की बात करते हैं, हम उसकी कार्बोहाइड्रेट्स की बात करते हैं कि कार्बोहाइड्रेट सैकराइड से मिलकर बनता है, वो उसके बिल्डिंग ब्लॉक हैं। प्रोटीन्स जो हैं उनके बिल्डिंग ब्लॉक जो हैं वो अमीनो एसिड्स हैं,
अमाइनो एसिड्स हैं, तो ये इसके जो बिल्डिंग ब्लॉक हैं वो क्या हैं, वो कौन से हैं अज्जा जो इस माइटोकॉन्ड्रिया को बना रहे हैं। तो ये डी नोवो नजरिया कहता है, ये कहता है, ये पॉइंट ये कहता है, ये हाइपोथेसिस ये कहता है क्या कि भाई ये जो माइटोकॉन्ड्रिया बना है ये अपने बिल्डिंग ब्लॉक से मिलकर बना है, और वो बिल्डिंग ब्लॉक कौन से हैं, अमीनो एसिड्स हैं और लिपिड्स हैं। क्या अमीनो एसिड्स और लिपिड्स आपस में मिलते हैं और मिलने के बाद एक माइटोकॉन्ड्रिया तश्कील दे देते हैं। अब ये एक हाइपोथेसिस तो पेश किया गया, मतलब एक जो है एक नजरिया तो पेश किया गया, एक पॉइंट तो पेश किया गया, लेकिन इसके पास दलाइल नहीं थे, ऐसे दलाइल नहीं थे, आर्गुमेंट्स नहीं थे जो इसको सॉलिड होने में हेल्पफुल होते, जो मदद करते कि भाई ये नजरिया कायम रहता और इसमें ये वाकई ही साबित होता कि भाई नो डाउट कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो अमीनो एसिड से और लिपिड से मिलकर बना है, ऐसे बात होती। लेकिन चूंकि इसकी जो है वो सॉलिड किस्म के आर्गुमेंट्स नहीं थे, ठीक है, तो इसलिए इसको जो है वो नजरिए को रिजेक्ट कर दिया गया और इसको जो है वो लॉन्ग टाइम नहीं चला और चला ही नहीं, ज्यादा सा नहीं चला। उसके बाद जो है वो एक और नजरिया पेश किया गया था कि ओरिजिन फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये मॉरिसन ने 1966 में 1966 का जमाना था जिसमें मॉरिसन ने ये पेश किया कि इसने ये कहा कि ये जो माइटोकॉन्ड्रिया पैदा होता है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से पैदा होता है और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से पैदा होता है। जैसे हम जानते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ऑर्गेनेली से हम जानते हैं कि कुछ वेसिकुलर स्ट्रक्चर्स मिलते हैं, निकलते हैं, जो कि जाके गोल्जी अपरेटस में जाके मैच्योर होते हैं, क्योंकि नेटवर्क है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो या स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो, हम दोनों की बात कर रहे हैं। तो इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से वो एक वेसिकुलर स्ट्रक्चर निकलता है और वो वेसिकुलर स्ट्रक्चर यहां से निकलने के बाद उसकी वो एक प्राइमरी वेसिकल होती है, जैसे लाइसोसोम यहां से बनते हैं, वो प्राइमरी लाइसोसोम या प्राइमरी वेसिकल्स होती हैं। तो वो प्राइमरी वेसिकल्स यहां से निकलने के बाद वो गोल्जी अपरेटस के फॉर्मिंग फेज पे जाके अटैच होती हैं और फॉर्मिंग फेज पे जाके अटैच होने के बाद वो उस गोल्जी वेसिकल्स में अपनी मैच्योरेशन गेन करती हैं और देन वो उसके मैच्योरिंग फेज से रिलीज हो जाती हैं, वहां पे जाके मैच्योर होती हैं। तो ये भी कुछ साइंटिस्ट ने, जैसे कि मॉरिसन ने कहा, मॉरिसन ने 1966 में कहा कि भाई ऐसा है कि माइटोकॉन्ड्रिया भी जो है ना, माइटोकॉन्ड्रिया भी वो भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से वजूद में आया है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से वजूद में आया है, एक वेसिकुलर स्ट्रक्चर की शक्ल में वजूद में आया है। कि ये जो मेम्ब्रेन इसकी बन रही है, ये जो मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर है, ये मेम्ब्रेन उस वेसिकल के नतीजे में है जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से निकली है अपने अंदर कुछ मटेरियल लेके या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। तो इस मॉरिसन के इस जो है वो नजरिए के मुताबिक भी कुछ जो है वो सॉलिड किस्म के दलाइल नहीं थे, सॉलिड किस्म के आर्गुमेंट्स नहीं थे, तो लिहाजा क्या किया गया कि इसको भी रिजेक्ट कर दिया गया। ये नजरिया भी ज्यादा देर नहीं चल पाया, ये नहीं चल पाया, इसको रिजेक्ट कर दिया गया क्योंकि सॉलिड किस्म के इसके पास दलाइल नहीं थे। अब इसके बाद क्या हुआ, उसके बाद और नजरिया लाया गया, कौन सा था कि इसके ये माइटोकॉन्ड्रिया जो है अपने ही माइटोकॉन्ड्रिया से नया वजूद में आता है। जो पहले से मौजूद माइटोकॉन्ड्रिया है, जो पहले से मौजूद माइटोकॉन्ड्रिया है, उसी से वजूद में आता है नया माइटोकॉन्ड्रिया। अब जब जिन लोगों ने ये दलाइल दी, ये पॉइंट उठाया, सुनने वालों ने क्वेश्चन राइज किया, तो भाई बात है ना कि अगर आपने कोई एक नजरिया दिया है तो अल्टीमेटली उसके मतलब आपको प्रोसीजर बताना चाहिए, आपको कोई मैकेनिज्म बताना चाहिए ताकि पता चल सके कि भाई ये वाकई नजरिया, ये मैकेनिज्म है, इस मैकेनिज्म के तहत माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड होता है। अब वो मैकेनिज्म क्या था, वो नजरिया क्या था जिस पे बात की, उन्होंने कहा कि प्री एग्जिस्टिंग जो माइटोकॉन्ड्रिया है जो नया बनता है वो प्री एग्जिस्टिंग माइटोकॉन्ड्रिया से वजूद में आता है और उसकी मेम्ब्रेन से वजूद में आता है। अब उसकी मेम्ब्रेन से कैसे वजूद में आता है, इस पर उन्होंने मैकेनिज्म दिया। ये किसने पेश किया, अटाडे और उसके कोलीग्स ने 1975 में 1975 में इन्होंने और उसके दोस्तों ने ये नजरिया पेश किया। अटाडे एटाल का मतलब है कि उसके दोस्तों ने, कोलीग्स ने जो उसके साथ काम कर रहे थे रिसर्च में, उनकी बात कर रहा है। उनका कि ये माइटोकॉन्ड्रिया, ये मैं इस शेप की डायग्राम की बात कर रहा हूं
कि माइटोकॉन्ड्रिया है और इस माइटोकॉन्ड्रिया की ये एक्सटर्नल मेम्ब्रेन है और एक्सटर्नल मेम्ब्रेन आउटर मेम्ब्रेन है, ये इसकी इंटरनल मेम्ब्रेन है जिसमें ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन नजर आ रहे हैं जिसे क्रिस्टी कहा जाता है। ये आगे दूसरे स्टेप में गया और ये इसके दरमियान में, ये जिसे मैंने ब्लू कलर से शो किया है, ये इसकी एक्सटर्नल मेम्ब्रेन को मैंने रेड कलर से शो किया है, इंटरनल मेम्ब्रेन को, उसकी इनर मेम्ब्रेन को मैंने ब्लैक कलर से शो किया है। और यहाँ पे ये जहां पे मैंने पॉइंटर रख रहा हूं, ये एक क्रिस्टी जो है वो नीचे की तरफ बड़ी करी है, तो जो मिडल में क्रिस्टी पड़ी होती हैं, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं, ये अपने आप को उभारते हैं, आगे की तरफ लेंथ वाइज करते हैं, इतना लेंथ वाइज करते हैं कि वो एक साइड से जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन निकला है वो दरमियान से निकलेगा और इतना बढ़ता हुआ वो उसकी इनर मेम्ब्रेन की जो ऑपोजिट साइड है उस पे जाके पहुंच जाएगा। कहां पे पहुंच जाएगा? इनर मेम्ब्रेन के एक साइड से वो दरमियान से वो जो क्रिस्टी है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, वो निकलेगा और वो बढ़ता हुआ उसी की मुखालिफ सिमत में मिडल में जाके इनर मेम्ब्रेन के दूसरे हिस्से पे पहुंच जाएगा। जब दूसरे हिस्से पे पहुंच जाएगा, ये वो मकाम है जहां पे फिर क्लीवेज होगी। इस मकाम पे जब ये उतरेगा, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बन चुकी होगी, तो इस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इसी मकाम पे ये जो इसकी एक्सटर्नल मेम्ब्रेन है जिसे मैंने रेड कलर से शो किया है, ये उसी जगह से अंदर की तरफ झुकाव पैदा करेगी। दोनों साइडों से अंदर की तरफ क्या करेगी? झुकाव पैदा करेगी, झुकती आएगी, झुकती यहां से शुरू हुई, झुकाव पैदा किया, इतना झुका, इतना फ्लो पैदा हुआ कि दोनों की मेम्ब्रेन आपस में मिल गई। दोनों साइड से जो एक्सटर्नल मेम्ब्रेन है वो मिल गई, मगर किस मकाम पे? जहां पे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन ने, फिंगर लाइक उभार ने, क्रिस्टी ने दरमियान से निकल के एक मेम्ब्रेन वाली साइड से निकल के दूसरी मेम्ब्रेन वाली साइड को टच किया था, वहां पे पहुंच चुकी थी, वहां पे कनेक्ट हो चुकी थी और वहां पे एक दरमियान में एक रास्ता बना दिया एक्सटर्नल मेम्ब्रेन को फ्लो की जानिब, फ्लो पैदा करने का, कलीब होने का। और जब वो दोनों मेम्ब्रेन एक दूसरे के पास पहुंच चुकी, ये यहाँ पे देखिए मैंने इस शक्ल में शो किया है कि वो ये मेम्ब्रेन का झुकाव हुआ है, ये इतना झुकाव हुआ कि उस सेल ने, इस माइटोकॉन्ड्रिया ने, सेल का एटम, इस माइटोकॉन्ड्रिया ने क्लीव किया और दो माइटोकॉन्ड्रिया बन गए। अब यहाँ पे ये तो बात हमें समझ में आ गई कि ये प्री एग्जिस्टिंग माइटोकॉन्ड्रिया से वजूद में आया है। अटार्डे ने एक जो है वो मैकेनिज्म पेश किया है, जिस मैकेनिज्म के मतलब हम जिसके तहत हम ये जान सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया कैसे डिवाइड होता है। अब यहाँ पे दो सवाल और उठते हैं, कौन कौन से? एक सवाल ये कि क्या माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो खुद डिवाइड होता है? क्या वो सेल की डिवीजन का इंतजार करता है कि सेल डिवाइड होगा तो ये भी डिवाइड होगा, सेल माइटोसिस में जाएगा तो ये भी क्लीव होगा, डिवाइड होगा, दो डॉटर माइटोकॉन्ड्रिया बनाएंगे, या सेल मियोसिस में जाएगा तो तब माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो डिवाइड होंगे, दो उसके पोर्शन बनाएंगे, दो माइटोकॉन्ड्रिया, डॉटर माइटोकॉन्ड्रिया बनेंगे, या फिर ये खुद वजूद में आएगा। अगर ये खुद वजूद में आता है तो फिर सवाल ही पैदा होता है कि ये अगर खुद ब खुद डिवाइड हो रहा है, सेल के अंदर रहते हुए, सेल के साइटोप्लाज्म में पाया जाता है, और सेल के साइटोप्लाज्म में रहता हुआ माइटोकॉन्ड्रिया अगर खुद डिवाइड कर रहा है तो फिर सवाल ही पैदा होता है कि वो किसके जरिए से डिवाइड कर रहा है? सेल तो भी डिवाइड ही नहीं कर रहा, सेल तो भी तकसीम भी नहीं हो रहा, ये तकसीम कर रहा है, क्योंकि ये सेल की तकसीम से रिलेटेड नहीं है। भी जब चाहे डिवाइड कर सकता है, जब चाहे का मतलब है कि जब इसकी जरूरत पड़े ये डिवाइड करेगा। ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग बॉडी है। अब सेल्फ रेप्लिकेटिंग बॉडी किस पे इन्हिसार कर रही है? क्या वो इन्हिसार कर रही है उसके जो न्यूक्लियस है सेल का, उसके डीएनए पे, क्रोमोसोम्स पे डिवाइड इन्हिसार कर रही है, या फिर वो डिवाइड कर रही है? तो वो कौन है जो उसको गाइड कर रहा है? वो कौन है जिसको डायरेक्ट कर रहा है कि भाई आपने डिवीजन है इसकी, उसके जो डायरेक्टर है कोई ना कोई तो पीछे बैठा है, और वो अल्टीमेटली डीएनए है, और वो डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया का अपना डीएनए है जो कि सर्कुलर शेप में है, एक राउंडेड शेप में है, सर्कुलर शेप में है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाया जाता है। और ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाया जाने वाला डीएनए जो है वो उसका साइज वेरी करता है 5 माइक्रोमीटर से लेकर 30 माइक्रोमीटर तक। 5
माइक्रोमीटर से लेकर 5 माइक्रोमीटर टूवर्ड्स 30 माइक्रोमीटर, ये मतलब छोटे से छोटा डीएनए 5 माइक्रोमीटर का हो सकता है और बड़ा डीएनए जो है वो 30 माइक्रोमीटर का हो सकता है। लेकिन ये एनिमल के अंदर जो डीएनए पाया जाता है, मतलब एनिमल के सेल के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है उसका डीएनए, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए जो है वो स्मॉल इन साइज होता है, जबकि जो हायर प्लांट्स हैं उनमें माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसका डीएनए, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए जो है वो लार्जर इन साइज में पाया जाता है। मतलब यू कैन से दैट इफ द लार्जर इन साइज माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए अबाउट 30 माइक्रोमीटर इज प्रेजेंट, इट विल बी इन हायर प्लांट। तो ये हायर प्लांट में लार्जर शेप का माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, सर्कुलर डीएनए रहता है। अब ये माइटोकॉन्ड्रिया जो डीएनए है वो तो डायरेक्शन प्रोवाइड करेगा, वो तो उसको डायरेक्ट कर रहा है, कोड कर रहा है उनकी इंफॉर्मेशंस को, किन इंफॉर्मेशंस को, जो उसको डिवाइड करने में मदद दे रहा है, सिर्फ कोड कर रहा है। अब इसमें इस डिवीजन के दौरान एंजाइम्स की जरूरत भी है। इस डिवीजन के दौरान जब ये सेल्फ रेप्लिकेशन शो कर रहा है माइटोकॉन्ड्रिया, प्रोटीन्स की जरूरत भी है, इसमें ट्रांसक्रिप्शन भी होगी, ट्रांसलेशन भी होगी। वो जो प्रोटीन्स बनेंगे, वो जो एंजाइम्स बनेंगे, वो कौन बना रहा है? क्या वो सारे के सारे एंजाइम माइटोकॉन्ड्रिया खुद बना रहा है? वो प्रोटीन की जो सिंथेसिस हो रही है क्या माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर खुद हो रही है, या फिर वो प्रोटीन जो है वो सेल से ले रहा है, जिस सेल के साइटोप्लाज्म में मौजूद है वहां से ये ले रहा है, या फिर खुद ये प्रोटीन की सिंथेसिस कर रहा है? अगर प्रोटीन की सिंथेसिस खुद कर रहा है तो पहली चीज तो ये है कि पहला क्वेश्चन ये है कि उस प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए उसे वो ऑर्गेनेली चाहिए जो ऑर्गेनेली इस प्रोटीन को सिंथेसाइज कर रही है, और वो ऑर्गेनेली किसी भी अलावा कोई भी और नहीं हो सकती। आपको पता है राइबोसोम के अलावा, राइबोसोम एक ऐसी ऑर्गेनेली है जो प्रोटीन को सिंथेसाइज कर रही है, और आपको पता है कि राइबोसोम जो है उसका जो सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट है वो S है, ठीक है, स्पिलबर्ग यूनिट है। तो वो सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट जो है S जो है वो बताता है, स्पिलबर्ग यूनिट जो है वो बताता है कि ये माइटोकॉन्ड्रिया जो राइबोसोम है वो 2 यूनिट्स पर मुश्तमिल है, एक लार्जर एक स्मॉलर। हम पिछले लेक्चर में राइबोसोम के लेक्चर में बता चुके हुए हैं, लार्जर सब यूनिट और स्मॉलर। अब जो एनिमल यूकैरियोटिक सेल में राइबोसोम पाया जाता है वो 80S का है, 80S का है, 80 सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट या स्पिलबर्ग यूनिट उसका है। जो प्रोकैरियोट में पाया जाता है वो 70 का है, जो यूकैरियोट में पाया जाता है वो 80 का है। 60 और 40 के 2 सब यूनिट है, लार्जर सब यूनिट 60 का है, स्मॉलर सब यूनिट 40 का है, ठीक है। इसी तरह हम बात करते हैं किसकी, प्रोकैरियोटिक राइबोसोम की, वो 70S का है, उसमें लार्जर 50 का है, स्मॉलर जो है वो उसमें 30 का है। ये दोनों यूनिट पाए जाते हैं। अब जो माइटोकॉन्ड्रिया, अगर माइटोकॉन्ड्रिया अपनी प्रोटीन की सिंथेसिस कर रहा है तो फिर इसके पास राइबोसोम होने चाहिए। हाँ, इसके पास राइबोसोम मौजूद हैं, और वो राइबोसोम जो माइटोकॉन्ड्रिया के पास मौजूद हैं उन्हें माइटोराइबोसोम के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? उसे माइटोराइबोसोम्स के नाम से जाना जाता है, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मौजूद हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाए जाने वाले माइटोराइबोसोम्स, इनका साइज क्या है? इनका साइज 55S है। सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट या स्पिलबर्ग यूनिट जो है वो 55 इसका साइज है, राइबोसोम का स्मॉलर इन साइज है देन प्रोकैरियोटिक एंड अलोंग विद यूकैरियोटिक। समझ आ रही? इसमें 55S का जो है वो राइबोसोम पाया जाता है, और 55S के राइबोसोम में जो लार्जर यूनिट है वो 35S का है, और स्मॉलर सब यूनिट जो है वो 25S का है। अब इसके पास अपना राइबोसोम भी है, इसके पास अपनी प्रोटीन बनाने की फैक्ट्री मौजूद है, राइबोसोम की शक्ल में अपने प्रोटीन्स बनाता है। 12 डिफरेंट टाइप्स के प्रोटीन्स खुद बनाता है, 12 डिफरेंट टाइप्स के प्रोटीन जो हैं ये खुद बनाता है। जब ये प्रोटीन्स बना रहा है तो इट मीन ये एंजाइम्स भी बना रहा है, वो एंजाइम्स भी बना रहा है जो इसकी डीएनए अगर मौजूद है तो डीएनए की रेप्लिकेशन भी होगी,
डीएनए अपनी कॉपियां भी बनाएगा, क्योंकि अगर एक माइटोकॉन्ड्रिया से दो माइटोकॉन्ड्रिया बन रहे हैं तो वो डीएनए टूट के तो नहीं जाएगा, उसकी तो कॉपियां बनेगी, उसके भी पास भी इंटरफेस होगा, ठीक है ना, जिसमें वो अपनी तैयारियां करेगा अपने माइटोकॉन्ड्रिया को डिवाइड करने के लिए। और अल्टीमेटली सी बात है कि उसमें ये अपने डीएनए की कॉपियां बनाएगा, डीएनए की रेप्लिकेशन करेगा, और वो डीएनए की रेप्लिकेशन के लिए भी एंजाइम चाहिए। डीएनए की रेप्लिकेशन के लिए भी एंजाइम चाहिए। उसके अलावा डीएनए जो है या प्रोटीन की सिंथेसिस हो रही है तो उसके लिए भी एंजाइम चाहिए। तो ये एंजाइम्स जो वहां पे प्रिपेयर हो रहे हैं राइबोसोम्स की शक्ल में, राइबोसोम्स से पैदा हो रहे हैं प्रोटीन्स की शक्ल में, वो इनमें इस्तेमाल होते हैं। अब यहाँ पे मैंने कहा कि डीएनए की मौजूदगी की वजह से माइटोकॉन्ड्रिया सेल्फ रेप्लिकेटिंग बॉडी है, इसका मतलब हुआ तो ये फिर टोटली ऑटोनोमस बॉडी हुई, मगर ये ऑटोनोमस टोटली नहीं है, ये सेमी ऑटोनोमस है, क्योंकि ये खुद जो डिवाइड कर रहा है, ये जो प्रोटीन्स पैदा कर रहा है, ये प्रोटीन्स पैदा कर रहा है जो माइटोकॉन्ड्रिया के हिसाब से हैं, जो राइबोसोमल के हिसाब से हैं, जो ट्रांसफर आरएनए के हिसाब से हैं, वो इनको ट्रांसफर आरएनए को, राइबोसोम्स को, इनको ये खुद पैदा भी कर रहा है, यानी कि रेप्लिकेशन भी करवा रहा है। जब माइटोकॉन्ड्रिया 1 से 2 में बनता है तो माइटोकॉन्ड्रिया खुद तो सेल्फ रेप्लिकेट करके 1 से 2 में बनेगा, साथ राइबोसोम भी तो उसके साथ भेजने हैं ना। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि वो माइटोकॉन्ड्रिया 1 से 2 में कन्वर्ट हो और अगले वाले जो माइटोकॉन्ड्रिया डॉटर माइटोकॉन्ड्रिया बन रहा है उसमें राइबोसोम भी ना जाए, उसमें आरएनए भी ना जाए, उसमें डीएनए भी ना जाए, ऐसा पॉसिबल तो नहीं है। तो उसको राइबोसोम्स भी बनाना पड़ेंगे, उसको डीएनए भी बनाना पड़ेगा, उसको टीआरएनए, ट्रांसफर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए वगैरह भी बनाने पड़ेंगे, उनको भेजेगा वहां पे अगले डॉटर माइटोकॉन्ड्रिया में भेजेगा। लेकिन उसके साथ साथ कुछ चीजें ऐसी हैं जो खुद नहीं बनाता, ये उस यूकेरियोटिक सेल में जहां पे मौजूद है वहां पे उसके साइटोप्लाज्म से जो है ये फैक्टर्स लेता है, जैसे कि ये फास्फोलिपिड्स, कोलिन वगैरह या फास्फोलिपिड्स, सेराइन वगैरह ये मौजूद हैं, ये वहां पे बनता है, साइटोसोल में बनाता है, वहां से फैक्टर आते हैं। लेकिन वो ज़ेर असर है किसके, वो उस सेल के जिस सेल में ये रह रहा है, जिस सेल के साइटोप्लाज्म में ये रह रहा है, वो सेल इसे ये प्रोवाइड करता है उसके न्यूक्लियर इंफॉर्मेशन से। मतलब ये है कि ये टोटली तौर पे खुद रेप्लिकेट नहीं करता, बल्कि ये उस सेल में जिसमें ये रह रहा है उसके मरून मिन्नत भी है, कुछ उससे भी ले रहा है। अब जब ये 2 पॉइंट में नजर आया कि खुद रेप्लिकेट कर रहा है, अपना माइटोकॉन्ड्रिया बना रहा है, अपने राइबोसोम बना रहा है, अपना डीएनए बना रहा है, अपना ट्रांसफर आरएनए बना रहा है, प्रोटीन भी बना रहा है। अब देखो ना, राइबोसोम एक ऑर्गेनेली है, आप भी मानते हैं, मैं भी मानता हूं, राइबोसोम एक ऑर्गेनेली है। अगर राइबोसोम ऑर्गेनेली है तो प्रोकैरियोटिक सेल भी राइबोसोम्स को डिवाइड करके बना रहा है, यूकेरियोटिक सेल भी राइबोसोम्स को बना रहा है, ये भी बना रहा है, वो भी खुद रेप्लिकेट करते हैं, ये भी खुद रेप्लिकेट करते हैं, उनके पास भी अपना डीएनए, इनके पास भी अपना डीएनए, वो भी ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन करके प्रोटीन्स बनाते हैं, ये भी ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन करके प्रोटीन बनाते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल के पास भी अपना राइबोसोम 70S का है, इसके पास भी 55S का है, वो भी एक जो है वो डीएनए रखता है, ये भी डीएनए रखता है, उसके पास एक प्रोकैरियोटिक सेल के पास भी न्यूक्लियस नहीं है, इसके पास भी न्यूक्लियस नहीं है, उसकी मेम्ब्रेन भी है, इसके पास भी मेम्ब्रेन है, तो वो प्रोकैरियोटिक सेल है, ये एक प्रोकैरियोटिक सेल क्यों नहीं? क्या ये एक प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है? सब कुछ सिमिलरिटी बैक्टीरिया की तरह रखता है, प्रोकैरियोटिक सेल की तरह रखता है, तो हम इसको ऑर्गेनेली क्यों कहते हैं? हम इसको ऑर्गेनेली क्यों कहते हैं? क्या इसलिए कि सेल के साइटोप्लाज्म में पाया जाता है, सिर्फ सेल के साइटोप्लाज्म में पाया जाने की वजह से हम इसको क्या ऑर्गेनेली कह दें? तो इसका मतलब हुआ कि वो तमाम तरह जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो हैं वो दूसरे ऑर्गेनिज्म्स के अंदर पाए जाते हैं और आप आके अपना जो है वो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप के जरिए रहते हैं, कुछ ले कुछ लो कुछ दो के तहत वहां पे रहते हैं। इसका मतलब है फिर तो जो है टर्माइट को भी सोचना चाहिए कि टर्माइट के अंदर जो पाया जाता है ऑर्गेनिज्म वो भी फिर वापस तो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप के तहत नहीं रह रहा। अगर इस बात को माना जाए फिर उसको भी ऑर्गेनेली कहते हैं। अगर हम उसको ऑर्गेनिज्म कह रहे हैं तो फिर साइंटिस्ट कहते हैं कि इतनी चीजें सिमिलर रखता है, ये प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म की तरह इतनी सिमिलरिटी रखता है, तो फिर हम इसको ऑर्गेनिज्म क्यों नहीं कहते?
हम इसको ऑर्गेनेली क्यों कहते हैं? फिर लोगों ने पूछा कि भाई आप ये जो सिम्बायोट हाइपोथेसिस दे रहे हो कि माइटोकॉन्ड्रिया कभी ऑर्गेनेली था और ये अब जो है वो सेल का पार्ट है और सिम्बायोसिस के तहत रह रहा है, वहां पे यूकेरियोटिक सेल के अंदर रह रहा है, तो आप कौन सी दलाल देना चाहते हो? सिम्बायोटिक हाइपोथेसिस वालों से पूछा गया और ये हाइपोथेसिस ऑटमैन एंड शिनबर्ग ने ये दिया, शिनबर्ग ने ये हाइपोथेसिस दिया इसके ये सिम्बायोट हाइपोथेसिस का 1890 में, और इसके मुतालिक मजीद जो है वो मार्गोलिस ने 1981 में क्या कहा? इसने कहा कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये इसका ओरिजिन जो है वो पर्पल किस्म का बैक्टीरिया है। ये माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो पर्पल बैक्टीरिया से ओरिजिनेट हुआ है, उससे डेराइव हुआ है ये। तो इसकी एवोल्यूशन माइटोकॉन्ड्रिया की पर्पल बैक्टीरिया से हुई है। और अगर हम एवोल्यूशन के मतलब बोला है तो मतलब ये है कि वो जो किसी से डिराइव हुआ है या उससे ओरिजिनेट हुआ है तो वो तो फिर स्पेसिएशन में आता है, वो तो एक नई स्पीशीज बन रही है। मैं इसके नजरिए की बात कर रहा हूं, मैं अपने पॉइंट्स नहीं दे रहा, मैं इसके नजरिए को एलेबोरेट कर रहा हूं, इसके नजरिए बताना चाहता हूं कि फिर इस लिहाज से तो फिर इसको क्या होना चाहिए? एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होना चाहिए। एक स्पेसिएशन की वजह से स्पीशीज जो है वो नई बनी है बैक्टीरिया से और पर्पल बैक्टीरिया से, और एक माइटोकॉन्ड्रिया वजूद में आया, एक नया ऑर्गेनिज्म है। और सिर्फ इस तरह का माइटोकॉन्ड्रिया नहीं, मार्गोलिस ने कहा कि भाई क्लोरोप्लास्ट जो है उसका ओरिजिन जो है वो ग्रीन एल्गी है। तो अगर ये इसके इंसेस्टर्स हैं, ये इनसे डिराइव हुए हैं मार्गोलिस के मुताबिक 1981 में जिसने ये बात की थी, तो फिर इसको तो एक नई स्पीशी कहना चाहिए। एक ऑर्गेनेली क्यों हम कह रहे हैं? ये एक नई स्पीशी है जो अपने अपने इंसेस्टर से वजूद में आई। अब एक ये वजह थी, दूसरी ये कि ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग बॉडी है। इसी वजह से अटार्डे ने, किसने? अटार्डे ने क्या किया था? इसे बायोब्लास्ट का नाम दिया था। अटार्डी कहता है कि मैंने इसको जो बायोब्लास्ट का नाम दिया था वो इन दो वजूहात की बुनियाद पर दिया था। एक पर्पल बैक्टीरिया से ये ओरिजिनेट हुआ है माइटोकॉन्ड्रिया, और दूसरा चीज इसने ये कहा कि ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग बॉडी है। इन दो वजूहात की बुनियाद पर मैंने इसको बायोब्लास्ट, मैंने ये पहले लेक्चर में माइटोकॉन्ड्रिया के पहले लेक्चर में बायोब्लास्ट को मुताबिक बताया था, ठीक है, कि किस तरह इसको बायोब्लास्ट कहा जाता है। तो इसको बायोब्लास्ट का नाम दिया। अब लोगों ने पूछा कि भाई आप जो ये कह रहे हो कि माइटोकॉन्ड्रिया एक ऑर्गेनिज्म है जिसकी एवोल्यूशन हुई थी, पर्पल बैक्टीरिया से एवोल्यूशन हुई थी, जिसका एंसेस्टर बैक्टीरिया है जो कि प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म से एवोल्यूशन के नतीजे में वजूद में आया है, और ये यूकैरियोटिक सेल में अब ये ऑर्गेनेली नहीं है, ये एक प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म की तरह का है जो कि सिम्बायोसिस के तहत रह रहा है, एंडोसिम्बायोसिस के तहत, जो उसके जिस्म के अंदर कुछ लो कुछ दो के तहत रह रहा है। इस लिहाज से हम बात करें कुछ लो कुछ दो की मैंने बात की, तो मैं अभी इसमें मजीद बात करता हूं। तो क्या सिमिलरिटी, पहले हम बात करेंगे क्या सिमिलरिटीज हैं प्रोकैरियोट के अंदर और इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। पहले हम ये देखते हैं कि पहली है कि बैक्टीरियल प्लाज्मा मेम्ब्रेन और इसकी इनर मेम्ब्रेन में, माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन और बैक्टीरिया की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर सिमिलरिटीज पाई जाती है। कौन सी? पहली ये कि बैक्टीरिया की, प्रोकैरियोट ऑर्गेनिज्म की, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म की प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे जो रेस्पिरेटरी एंजाइम्स पाए जाते हैं वो, और माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन पे जो रेस्पिरेटरी एंजाइम्स पाए जाते हैं, दोनों सेम हैं। दोनों क्या है? वो सेम है। जो माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में रेस्पिरेटरी एंजाइम पाए जाते हैं और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बैक्टीरिया पे जो पाए जाते हैं रेस्पिरेटरी एंजाइम्स, वो दोनों सेम हैं, जो कि इसकी रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व हैं, जो कि इसकी एरोबिक रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व हैं, जो कि इसकी क्रेब्स साइकिल में इन्वॉल्व हैं, जो कि इसकी एटीपी प्रोडक्शन में इन्वॉल्व हैं, जो इसकी साइटोक्रोम ऑक्सीडेज एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं, वो दोनों सेम हैं। दूसरी सिमिलरिटी क्या कहता है कि बैक्टीरिया की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में भी प्रोजेक्शंस हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं, और वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस वहां पे मेसोसोम्स कहलाते हैं। बैक्टीरिया में, बैक्टीरिया की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में
जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं उन्हें मेसोसोम्स कहा जाता है, और जबकि जो प्लाज्मा इसकी जो इनर मेम्ब्रेन है किसकी, माइटोकॉन्ड्रिया की, उसके अंदर जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं उनको क्रिस्टी कहा जाता है। वहां पे भी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन मौजूद हैं, यहाँ पे भी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन मौजूद हैं। उसके प्लांट के बताऊं बैक्टीरिया के अंदर प्रोकैरियोटिक जो है वो सेल उसकी मेम्ब्रेन के अंदर भी जो है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन मौजूद है, और इसके जो है इसकी इनर मेम्ब्रेन में भी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन मौजूद है। वहां पे मेसोसोम्स कहलाते हैं, यहाँ पे क्रिस्टी कहलाते हैं। ये दोनों की मेम्ब्रेन में सिमिलैरिटी है, दोनों की मेम्ब्रेन में सिमिलैरिटी है, जिसकी बुनियाद पे ये कहा जाता है कि ये भी एक प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। और क्या सिमिलैरिटीज हैं, और ये किसने बताया था, सार्टन ने बताया था कि इसकी मेसोसोम्स और क्रिस्टी में सिमिलैरिटी है 1962 में। उसके बाद सिमिलर डीएनए प्रोकैरियोटिक के अंदर, बैक्टीरिया के अंदर जो डीएनए पाया जाता है वो भी सर्कुलर डीएनए है, ये भी सर्कुलर डीएनए है। उसका साइज और इसके साइज में मुशाबहत पाई जाती है। उसका सर्कुलर डीएनए जो है वो भी इन्वॉल्व है, वो उसकी बाइनरी फिशन में इन्वॉल्व है, उसकी तकसीम में इन्वॉल्व है, जो डॉटर बैक्टीरिया बनाने में इन्वॉल्व है। और ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया की डिवीजन में इन्वॉल्व है, वो भी थोड़े टाइम में रेप्लिकेट कर जाता है, बन जाता है, नए डॉटर जो है बैक्टीरिया बन जाते हैं। ये भी थोड़े टाइम में जो है वो डॉटर माइटोकॉन्ड्रिया बन जाते हैं। वो भी खुद सेल जो है वो कोड करता है डीएनए, ये भी खुद कोड करता है। तीसरी बात जो है वो राइबोसोम्स, मैंने आपको पहले भी बताया है कि प्रोकैरियोट के जो राइबोसोम्स हैं उनका वो भी स्मॉलर इन साइज हैं, ये भी स्मॉलर इन साइज हैं, वो भी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं, प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व हैं, ये भी प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व हैं। अब दोनों की जो प्रोटीन सिंथेसिस करने का तरीका है वो भी सिमिलर है। प्रोकैरियोट का, बैक्टीरिया का जो प्रोटीन सिंथेसाइज करने का तरीका और जो माइटोकॉन्ड्रिया के प्रोटीन सिंथेसाइज करने का तरीका है वो सिमिलर है। मतलब कि जो ट्रांसलेशन जो प्रोकैरियोट्स में होती है वो उसी तरह की ट्रांसलेशन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी होती है। वो ट्रांसक्रिप्शन जो बैक्टीरिया के अंदर होती है प्रोकैरियोटिक में, उसी तरह की माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी वो प्रोसीजर परफॉर्म किया जाता है। इट मीन कि वो एंजाइम जो वहां पे वर्क कर रहे हैं वो यहाँ पे भी वर्क कर रहे हैं। अब यहाँ पे ये सवाल उठता है कि इतनी सिमिलरिटीज के बाद अगर हम इसे ऑर्गेनेली कहते हैं तो इसे प्रोकैरियोट क्यों नहीं कहते? क्या ऐसा तो नहीं है कि ये प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जो है वो सेल के अंदर पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया की बात कर रहा हूँ, इस हाइपोथेसिस के मुताबिक को किसके अंदर, सेल के अंदर पाया जाता है। और सेल, अगर सेल में से माइटोकॉन्ड्रिया निकाल लो तो यूकैरियोटिक सेल माइटोकॉन्ड्रिया के बगैर एक एनारोबिक सेल है, एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। आप जानते हैं कि ग्लाइकोलाइसिस होती है, लेकिन ग्लाइकोलाइसिस के बाद दो फेज जाते हैं, एक एरोबिक रेस्पिरेशन का, एक एनारोबिक रेस्पिरेशन का। एरोबिक रेस्पिरेशन में वो क्रेब्स साइकिल में दाखिल होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन में वो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन वगैरह में जाता है। उसमें तो एनर्जी की मिकदार ना होने के बराबर एज कंपेयर टू क्रेब्स साइकिल बहुत थोड़ी पैदा होती है। एनर्जी की मिकदार जो ज्यादा पैदा होती है वो तो क्रेब्स साइकिल में होती है, और क्रेब्स साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इसका मतलब हुआ कि यूकैरियोटिक सेल बगैर माइटोकॉन्ड्रिया के तो एक एनारोबिक सेल था, उसमें जो एरोबिक एक्टिविटी होती है वो तो इसकी वजह से पैदा हुई। थोड़ा सा पॉइंट पीछे की तरफ ले जाए, जब साइंटिस्ट ये कहते थे कि ऑर्गेनिज्म जो है वो शुरू में एनारोबिकली पैदा हुए थे, बाहर हम इसकी बात कर रहे हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया को अगर हम एक ऑर्गेनिज्म तस्वीर करते हैं तो ये तो एरोबिक रेस्पिरेशन करने वाला ऑर्गेनिज्म हुआ, जो एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। तो चूंकि एक दूसरा पॉइंट भी है कि इसके अंदर जो डिवीजन होती है, जो प्रोटीन सिंथेसिस होती है, जो डीएनए बनता है, वो जो है वो उसकी 100% जो है वो इंफॉर्मेशन कोडिंग उसके सेल के अंदर नहीं होती। कुछ जो है वो इंफॉर्मेशन जो है वो अपने सेल जिसमें रह रहा है उसके होस्ट सेल से भी वो लेता है। तो इस वजह से ये कुछ दो के तहत चल रहा है, क्योंकि इसको डिवाइड करने के लिए लिपिड्स के लिए, इसके मेम्ब्रेन बनाने के लिए लिपिड्स के लिए लिपिड चाहिए, और वो लिपिड जो खुद नहीं बना पाता, और इनका जो है वो कुछ एंजाइम जिसे चाहिए होते हैं प्रोटीन, वो भी खुद नहीं बना पाता। वो ये मांगता है किससे? अपने होस्ट सेल से,
और बदले में होस्ट सेल को क्या दे रहा है, एटीपीज दे रहा है, क्रेब्स साइकिल की शक्ल में एनर्जी के पैकेट्स दे रहा है। तो एंडोसिम्बायोट हाइपोथेसिस ये कहता है कि इस तरह ये जो है वो सेल के अंदर सिम्बायोसिस के तहत रह रहा है। लेकिन ये चीज उन्होंने बताई है कि इन बातों की बुनियाद पे हम माइटोकॉन्ड्रिया को ऑर्गेनेली नहीं कहते। इसको ये चूंकि इतनी सिमिलरिटीज रखता है बैक्टीरिया के साथ, अगर इसको रखना है, इसको ऑर्गेनेली कहना, तो फिर बैक्टीरिया को भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म ना कहो, उसको भी ऑर्गेनेली कहो। फर्क ये है कि ये सिम्बायोसिस के तहत रह रहा है। और दूसरी बात है, अगर ये सिम्बायोसिस के तहत रह रहा है और ऑर्गेनेली है, तो फिर टर्माइट के अंदर रहने वाला यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म वो भी ऑर्गेनेली कहना चाहिए, वो भी तो वहां पे मौजूद है। लेकिन बाहर ये एंडोसिम्बायोट के प्रोसेस थे और उसके मुताबिक हमने बात की, तो इस पे मैंने लेक्चर दिया। उम्मीद है कि आप लोगों को लेक्चर पसंद आया होगा। एंडोसिम्बायोट हाइपोथेसिस जो है वो आपको पसंद आया होगा, ये लेक्चर पसंद आया हुआ होगा। तो अगर आप लोगों को लेक्चर पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलें और इसको आगे जो है वो शेयर भी करें, ताकि जो है वो और लोग इससे इस्तेफादा हो सके। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट मिलेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ। गुड बाय।